नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी जो एग्ज़ाम है उसके लिए एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए, तो उसी की सीरीज़ में हम यहाँ पे टोटल आपकी 10 यूनिट देखने को मिलती है। 10 यूनिट में से चौथी यूनिट जो कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मेरे साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हल करने वाले हैं सेट नंबर 5। 4 सेट ऑलरेडी हमने हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम है एसएसडब्ल्यू एजुकेशन पीडीएफ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के और जनरल स्टडी इन सब के वीडियोस मिलते रहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, निम्न में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी को कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो जास्कर है, पीर पंजाल है, लद्दाख है, काराकोरम है। ये सब क्या है? ये सब आपका हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे बताई गई है। और हिमालय के मैंने बताया चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया हिमालय को। कौन कौन सा? एक तो ट्रांस हिमालय, एक वृहद हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक। मतलब टोटल कितने हैं? 4 हिमालय यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आपको जो है इन सीरीज़ को जमाना है। तो यहाँ जब बात करें हम, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो है आपको देखने मिलेगी ट्रांस हिमालय की। तो सबसे पहला कौन सा देखने को मिलता है? आपको मैप में दिखाऊं मैं तो सबसे पहला मिलता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। यानी कि सबसे पहला कौन आएगा? काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम कहाँ है? काराकोरम देखिए सी में है काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए 4 प्रकार बताया था मैंने हिमालय के। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, जो बृहद हिमालय उसके पार वाला हिमालय, उस पार वाला हिमालय को हम क्या लेंगे? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय जहाँ बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ है, जितनी भी ऊंची चोटियाँ है, जैसे एवरेस्ट की अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट की, वो भी यहीं पे देखने को मिलेगा। फिर आपका लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक। शिवालिक कटाफटा देखने को मिलता है। और उसी की श्रेणी आप आगे जाकर देखोगे तो आपको देखिए आपको जो है डाफला, मिरी, देखिए पटकोई बूम है, नागा पहाड़ियाँ है, मिज़ो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, इसी का भाग देखने को मिलता है। गारो खांसी जयंतिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है हिमालय का भाग। तो हमने ये सीरीज़ यहाँ पर जमा लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी। घग्गर एक नदी है जो कि आपका हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ पे हरियाणा से निकलती है और राजस्थान के अंतर्गत ये। और सहायक नदी से मिलकर कुछ भाग बनता है जिसे हम बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। तो इस वाले भाग की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान था, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे स्थान था बनावली। क्या था? ये पूरा एरिया की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए बनावली। इस वाले भाग में जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस वाले भाग में क्या था? बनावली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातत्व नगर है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। 1974 में आर एस बिष्ट ने इसको खोजा था। यह कालीबंगन से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसके पहले भी हमने पढ़े थे। ये असम के अंतर्गत काजीरंगा है, गिर में बब्बर शेर है। ठीक है, इसके अलावा जिम कार्बेट आपका जो है आपका उत्तराखंड में है। रणथंबोर, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में रणथंबोर कहाँ पे है, आपके लिए क्वेश्चन है। ये राइनो है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें हम राइनो की तो ये जो जगह है आप देख सकते हैं, गोलाघाट और नौगांव जिला। निकटतम गोलाघाट है 1090 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये मील में देख सकते हैं। 1905 में इसका स्थापित किया गया। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। असम सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ये जो है गवर्न किया जाता है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया। निम्न में से यानी निम्न फसलों में से जो कौन सा समूह है जिसमें जो है कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। तो जैव ईंधन के रूप में जेट्रोपा भी प्रयुक्त किया जा सकता है, गन्ना भी, और पाम। यानी पाम मतलब होता है ताड़ का पेड़। क्या होता है? ताड़ का पेड़, जो नारियल जैसा होता है, ताड़। ठीक, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मसूर, चुकंदर, गेहूँ ये जैविक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। सोयाबीन भी नहीं हो सकता। गन्ना तो ठीक है, मक्का, सरसों यहाँ पे नहीं हो सकती। तो सही कॉम्बिनेशन हमारा ए है। ये आप देख सकते हैं ताड़ का पेड़ है। ठीक है, इसके अलावा आप जेट्रोफा यानी जिसे रतन जोत भी बोला जा सकता है, ये जो है ये इसके बीजों से बायोडीजल निकाला जाता है। इसी से डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए काम का होता है। बचे हुए अवशेष से बिजली पैदा की जाती है। जेट्रोफा पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा है, सल्फर नहीं होता। जैसे जीव जैव ईंधन है, औषधि है, जैविक खाद है।
रंग बनाना, भूमि सुधार, भूमि कटाव, खेतों की मेड़ पर बाढ़ का काम। इसके देखिए फल देख सकते हैं, इसके बीज ये देखने को मिलते हैं अरंडी जैसे। इसके अलावा गन्ना की अगर बात करें, इसे शुगर केन बोला जा सकता है। एक प्रमुख नकदी फसल है, इसमें चीनी, गुड़ वगैरह वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। गन्ना आप देखे होंगे, खाए भी होंगे। गन्ने का मूल स्थान भारत है। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना पर्ची कैलेंडर से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है ई कैन। ई कैन मतलब शुगर कैन से कैन निकाले, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है। हालांकि है पॉलिटी का, परंतु ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। तो बम्बई पहले था, गुजराती को गुजरात में ला दिया गया और मराठी को महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल सही है, ये हमसे पूछा गया गलत। फिर मैसूर राज्य को नया नाम तमिलनाडु दिया गया, जबकि मद्रास का नया नाम तमिलनाडु दिया गया। तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित यानी कि केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी था, बिल्कुल सही था। गोवा को दमन दीप, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीप, दादर नागर हवेली को एक ही कर दिया गया है। यानी टोटल केंद्र शासित कितने हो गए? 8 और 28 राज्य, इस प्रकार से हमारा है। तो ये भी सही है। इसका मतलब बी हमारा गलत है, क्योंकि मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर का नया नाम कर्नाटक हम बोल सकते हैं इस राज्य में। हालांकि इसमें एक शहर भी है मैसूर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें स्थलाकृति यानी कि कुछ जो है स्थल, जैसे एकांकागुआ दिया है, मेसेटा दिया है, सेरेनगिटी दिया है, गिब्सन डेजर्ट दिया है। तो एकांकागुआ की अगर बात करें तो ये कहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका यानी कि मतलब ये चौथा नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। मेसेटा मैंने बताया था स्पेन के अंतर्गत देखने को मिलता है। मेसेटा एक पठार है जहाँ पे मैड्रिड राजधानी है। तो बी का क्या हो जाएगा आपके यूरोप यानी कि 3। सेरेनगिटी आपका अफ्रीका में देखने को मिलता है, एक नेशनल पार्क और एक मैदान भी है। तो अफ्रीका कहाँ हो गया? 2, ये इसका मतलब 2 हो जाएगा। गिब्सन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है यानी कि 1। 4 3 2 1 कहाँ पे है देखिए ज़रा, 4 3 2 1 यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, उसके अलावा जो आपका मेसेटा पठार है वो आपका स्पेन में देखने को मिलता है, यूरोप में। उसके अलावा देखिए सेरेनगिटी नेशनल पार्क अफ्रीका के अंतर्गत तंजानिया में देखने को मिलता है, और आपके गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, सुनामी डेजर्ट है, उसके अलावा सिम्पटन डेजर्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग। मोचा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कॉफ़ी का एक प्रकार है जिसको उगाया कहाँ जाता है? ये उगाया जाता है यमन में। ठीक है, यमन एक जो है आपका अरबी प्रायद्वीप, देखिए अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये यमन के मोचा शहर से आई है, मतलब शहर का नाम मोचा है। मोचा यमन का एक शहर है जो कॉफ़ी के कारोबार के लिए काफ़ी फेमस है, और यह लंबे समय तक अरब के प्रमुख कॉफ़ी निर्यात केंद्रों के रूप में भी जाना जाता था। काला सागर, काला सागर मतलब ब्लैक सी, क्या है? ब्लैक सी। इसमें गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे डेन्यूब तो है पर बोल्गा नहीं है, नीपर तो है पर बोल्गा नहीं है, नीपर और निस्टर ये सही है, यूरल और बोल्गा ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट आंसर सी। तो ध्यान से देखिए जो है ब्लैक सी जो है आपका यूरोप के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए आपको जो है रोमानिया देखने को मिलता है, बुल्गारिया है, टर्की यानी तुर्की देखने को मिलता है, जॉर्जिया देखने को मिलता है, रसिया और यूक्रेन। देखिए आपको टोटल मिलाकर 6 जो है देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसकी सीमा। और यहाँ देखिए मरमोरा सागर है, मरमोरा सागर और इन दोनों के बीच में देखिए भाईबंदी है जल संधि के माध्यम से। फिर मरमोरा सागर और एजियन सागर के बीच में भी भाईबंदी है जल संधि के माध्यम से। आगे जाकर ये मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर से मिला हुआ है। तो यहाँ देखिए काला सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदी जैसे डेन्यूब नदी भी है, नीपर नदी, डॉन नदी, निस्टर नदी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहती है और जर्मनी के काले वन यानी कि जो ब्लैक फॉरेस्ट हम बोल सकते हैं उसी के नाम से, अभी आप देखते होंगे बर्थडे में हम केक काटते हैं ब्लैक फॉरेस्ट में, तो वो वहीं से निकल कर आया है, मतलब उसी से उसकी संख्या ली गई है। पहाड़ों के साथ दोनाउन सिंगन कस्बे के पास से शुरू होती है, और डॉन नदी जो होती है रूस के प्रमुख यूरेशियाई नदियों में से एक है, और यह यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन? डॉन नदी। कंधार से याद आया होगा आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा होगा। हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं को मिलाकर उनने जो है अपने भाइयों को कुछ हिस्सा जो है बंटवारे में दिया था जिसमें कंधार भी था। तो कंधार किस वाले भाग को बोलते थे? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में भी आप देखोगे तो दक्षिणी वाले भाग को क्या बोलते थे? कंधार बोला जाता था। तो दक्षिणी अफगानिस्तान को क्या बोलेंगे हम? कंधार। तो देखिए दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार स्थित है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पाकिस्तान इसका पड़ोसी है। पहला भारत भी हुआ करता था पर पाकिस्तान को अलग कर दिया हमने, तो हमारा पड़ोसी नहीं रहा अफगानिस्तान।
तजाकिस्तान देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए ये तो है दक्षिण मध्य अफगानिस्तान में स्थित है। काबुल, हेरात और कोयटा यानी पाकिस्तान से राजमार्गों के जंक्शन पर है। कंधार दक्षिणी अफगानिस्तान का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है। भेड़, ऊन, कपास, रेशम, फेल्ट, खाद्यान्न, ताजे और सूखे फल और तंबाकू का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। नेक्स्ट है पर्वत शिखर बोला गया, एक तरफ महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में है? यहाँ देखिए कोसियुस्को जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। मैकिनले आपका अमेरिका के अंतर्गत, एल्ब्रुस यूरोप में, किलीमंजारो अफ्रीका में। तो किलीमंजारो की अगर बात करें तो अफ्रीका यानी कि 2, एल्ब्रुस आपका यूरोप यानी कि 1, मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि 4, और बचा क्या 3, 3 4 1 2। तो देखिए 3 4 1 2 यानी कि बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, जिनकी जो पत्तियाँ या जड़ होती है, पत्ती नहीं जड़ होती है, लंबी कितनी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रिएटोफाइट्स बोलते हैं। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे नांगफनी है, नांगफनी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनानास है, जेरोफाइट्स है, नांगफनी, एगवेस, कैक्टस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है फ्रिएटोफाइट्स के रूप में। और ये जो है 20 से 30 फीट मूसला जड़ यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी। इसके अलावा मरुस्थलीय पौधों में विशेषताएं देख सकते हैं, लंबे जड़ तंत्र होते हैं, छोटी पत्तियाँ होती है। बड़ी पत्ती रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करेगी। और आपको पता होगा जब रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आपको मरुस्थल में पानी की मात्रा जो है कम रहती है। मान लो जड़ से पानी कम आया और पत्तियों ने मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से पूरा जल सुखा दिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल लगता है, और जब पत्ती बड़ी रहेगी तो जल लगेगा, पत्ती छोटी रहेगी तो जल कम लगेगा। इसलिए मरुस्थल में पत्तियाँ जो है छोटी छोटी होती है, कांटेनुमा आकृति की, ठीक है, स्पंजी तंत्र होते हैं, रंध्र नहीं होते हैं, ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें भारत की, भारत में 4 आपके हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। तो एक तो हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है, दूसरा आपका इंडो बर्मा यानी कि म्यांमार और इंडियन वाला जो मिलाकर देख सकते हैं इंडो बर्मा रीजन। उसके अलावा पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। उसके बाद आपको सुंदरा प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार वाला एरिया देखने को मिलता है। तो अब मुझे बताइए यहाँ सुंदरबन नाम आया क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। पश्चिमी घाट नाम आया, बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट नहीं है, गंगा का मैदान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो आप देख भी सकते हैं भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ठीक है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये आपको पता होगा। देखिए ये इस प्रकार से, यह अधिकांश पर्णपाती वनों और वर्षा वनों को आच्छादित करता है। इसमें 5000 से अधिक फूल वाले पौधे, 139 स्तनधारी, 508 पक्षी और 179 जो है अभयचर प्रजातियां देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमारा जो है कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए सेट नंबर 5 में। अगला सेट होगा हमारा, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम एग्ज़ाम के किनारे किनारे तक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपकी यूनिट 4 के लिए, यूनिट 4 मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।